हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम लोग 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी जेई और ए की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एग्जाम के एक महीने पहले रिवीजन करना होता है ना। और वहां पे इफेक्टिव आपका रिवीजन हो पाए, उसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट वीआईपी 400 टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ, जहां पे आज का जो मेरा टॉपिक है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। नेटवर्क में बेसिक बेसिक हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, उनको जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को या अपना नेटवर्क एनालिसिस के बेस को स्ट्रॉन्ग कर पाए। जैसे हमारे पास मेस, नोडल, जंक्शन, प्रिंसिपल नोड, डिग्री, है ना, इन सब में डिफरेंस पता होना। ठीक है, साथ में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एनर्जी, पावर, ऐसे छोटे छोटे टर्म हमारे पास होते हैं जिनसे एक या दो नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते। तो हमारा टास्क आज का यही है कि हम लोग उन सभी टर्म्स को आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए सतन को ज्यादा डिले किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है। सबसे पहले बात करते हैं नोड क्या होता है। तो नोड मेरा होता है क्या, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जहां पे दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उसको मैं नोड बोलता हूँ, है ना। इसमें बिल्कुल मत घबराइएगा, जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा। कुछ लोग यहाँ पे गलत समझे, गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 100% जो भी लिखा सब सही लिखा हुआ है। जहां पे भी दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं वो नोड होता है। जैसे एक मेरे पास एलिमेंट ये है, एक मेरे पास एलिमेंट है, यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये मेरा नोड है। ये भी मेरा नोड है, ये भी मेरा नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये सभी मेरे क्या है, नोड। नोड को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड। अब देखना, इस नोड को देखो, यहाँ पे दो ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो जहां पे दो ब्रांचेस कनेक्टेड होती हैं उसको बोलता हूं मैं सिंपल नोड। जहां दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी उसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल नोड। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2 वाला आपका प्रिंसिपल नोड है, क्योंकि यहाँ पे तीन ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3, है ना। ये भी मेरा प्रिंसिपल नोड है। और ये बाकी 1 3 6 4 ये सब मेरे क्या, सिंपल नोड है। मतलब देखो, सिंपल नोड में दो ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी, मतलब उसकी डिग्री कितनी है, दो। प्रिंसिपल नोड की डिग्री क्या होगी, ग्रेटर देन 2। मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी नोड से कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं उसी को मैं उसकी डिग्री बोलता हूं। सिंपल नोड की डिग्री हमेशा कितनी होगी, दो होगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल नोड की डिग्री हमेशा दो से ज्यादा होगी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल नोड को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना कि नोड और जंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो जंक्शन मतलब प्रिंसिपल नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोल देते हैं। जैसे जो प्रीवियस डायग्राम था, सेकंड और फिफ्थ वाले आपके क्या थे, प्रिंसिपल नोड थे, और जो बाकी थे आपके सिंपल नोड थे। अब ब्रांच क्या होती है, तो ब्रांच एक तरीके से दो नोड के बीच का एलिमेंटल कनेक्शन है। मतलब जहां पे दो नोड है उनके बीच में जो एलिमेंट उनको कनेक्ट कर रहा है उसी को मैं क्या बोलता हूं, आपका ब्रांच। याद रखिएगा, जैसे अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं तो मेरे पास कितने ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, मेरे पास ब्रांचेस हैं। ठीक। बात करते हैं लूप क्या होता है। कोई भी क्लोज्ड पाथ, हमारा नेटवर्क है उसमें या कोई सर्किट है ना, उसमें कोई भी क्लोज्ड पाथ जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लूप। जैसे इसमें देखें तो हम लोग 1 2 3 6 4, ये हमारा क्या, एक लूप है। मतलब ये एक आपका लूप बन गया, ठीक है, एक ये आपका लूप बन गया, और एक आपका ये वाला लूप भी बन गया। तो कहने का मतलब क्या, कोई भी क्लोज्ड पाथ जो आपके सर्किट में है, इनर मोस्ट वगैरह कुछ नहीं बोला मैंने, जितने भी क्लोज्ड पाथ बनते हैं सब आपके लूप होते हैं। ठीक। लूप मतलब क्या, जहां से आप स्टार्ट करो वहीं भी पहुंच जाओ, वही आपका होता है क्या, लूप। मेश मतलब क्या, मेश मतलब होता है इनर मोस्ट क्लोज लूप। मतलब एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई छोटा लूप ना बन सके, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने लूप बनाए थे ना उसमें इंडिपेंडेंट जो लूप होते हैं वो हमारे मेश होते हैं। जैसे इस डायग्राम में एक ये मेरे पास इंडिपेंडेंट लूप है तो एक मेश ये बन गया, और दूसरा मेरे पास ये इंडिपेंडेंट लूप है तो ये मेरे पास यहाँ पे मेश बन गया। तो इस डायग्राम में मेरे पास दो मेश है। समझ में आया सबको। अच्छा, किसी भी नेटवर्क में हम लोग ब्रांच और नोड देख के बता सकते हैं कितने मेश बनेंगे। ये हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक का जो फॉर्मूला का नाम है क्या है, m=b-n+1। ये फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला, सबको पता होगा, नंबर ऑफ मेश निकालने का, ब्रांचेस माइनस नोड प्लस 1। अगर आप देखो तो इस फॉर्मूले को बहुत जगह ऐसा भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूजन मत करिए, यहाँ पे ब्रैकेट पहले लगा दिया गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सेम ही है, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। तो याद रखिएगा, मेश निकालने का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, b-n+1। ये मेश निकालने का फॉर्मूला है, आपका लूप निकालने का फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई नेटवर्क है, हम लोग मेश एनालिसिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो फॉर्मूला भी क्या लगता है, b-n+1। ये चीज भी आपको मैं पहले कभी ना कभी करा चुका हूं। नोडल
जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमको उसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो कितनी इक्वेशन बनाएंगे हम? हमेशा NP-1 मतलब प्रिंसिपल लोड में से एक को आप माइनस कर दो, उतनी हमको इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब एक हमारे पास बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला बनता है, समेशन डेल्टा आई, डेल्टा आई आपका डिग्री है, ऑफ इक्वल टू बी। मतलब हमारे पास जितने भी एक लूप है, हमारे पास एक नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे नोड होंगे, उन सभी नोड की डिग्री का आप सम कर लो, वो हमेशा ट्वाइस ऑफ ब्रांचेस के बराबर आएगा। हमेशा की बात बोल रहा हूँ। जैसे एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, इस नेटवर्क में कितने ब्रांचेस है? 7 ब्रांचेस, आपको पता है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्रांचेस है, ठीक है। अब हर एक नोड का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिग्री काउंट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाले नोड की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, 1 2, तो इसका मैंने 2 कर दिया, है ना। फिर इसकी डिग्री देख लो, इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो 3 कर दिया मैंने। इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो 3 कर दिया यहाँ पे मैंने। फिर इसकी डिग्री कितनी है? 2 2। इन सब का सम करो, कितना आ गया? 14। 14 मतलब क्या? ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ब्रांच कितनी? 7 है ना। तो ट्वाइस ऑफ 7, तो कितना हो जाएगा पास? 14। तो ये हर एक नेटवर्क में हो जाएगा कि किसी भी नेटवर्क में जितने भी नोड हैं, उन सभी नोड के डिग्री का सम करोगे तो वो हमेशा ट्वाइस ऑफ ब्रांचेस आएगा। जैसे ये एक नेटवर्क है, इसमें आप सभी लोग चेक करिएगा, क्या क्या चेक करना है? ब्रांच कितने हैं, केसल इक्वेशन कितनी होगी, केवल इक्वेशन कितनी होगी, और इसको भी वेरीफाई करिएगा, डिग्री का जो समेशन है क्या ट्वाइस ऑफ ब्रांचेस के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। बस इसमें ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे भी एक नोड होगा, ये सिंपल नोड होगा, है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या वोल्टेज सोर्स है, दो एलिमेंट के बीच का जो कनेक्शन होगा वो नोड होता है। लोग सिर्फ इसको बस नोड मानते हैं, ये है नोड है, ये नोड है, इसको नोड बनना भूल जाते हैं। तो ये भी एक नोड है, ठीक है ना। जहां पे भी दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वो आपका क्या होगा? नोड होगा। अब कुछ लोग इसको ब्रांच मान लेते हैं, तो ये ब्रांच नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट जहां पे आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, वो आपका नोड कहलाएगा ना। तो ये नोड नहीं है और ये कोई ब्रांच भी नहीं। ब्रांच क्या होता है? दो नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्ट करे, एलिमेंटल कनेक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन ये भी है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ये कुछ चीजें आप लोग खुद से करिएगा तो आप लोग थोड़ा सा मजा भी आएगा, आप लोग उसको खुद से करिएगा। इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, सारी चीजें मैंने बताई यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन भी निकाला है मैंने। एनी पैसिव एलिमेंट पैरेलल टू शॉर्ट सर्किट विल बी डीएक्टिवेटेड ऑलवेज। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी एलिमेंट होगा वो हमेशा डीएक्टिवेट होता है, बहुत अच्छी बात है। और आपके ओपन सर्किट के सीरीज में कोई भी एलिमेंट होगा वो डीएक्टिवेट होता है। वो मैंने ऐसे क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक इसमें आपको ब्रांच नोड वगैरह काउंट करना था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ये शॉर्ट सर्किट था, इस एलिमेंट को आप डीएक्टिवेट कर लो, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल वाला डीएक्टिवेट होता है पैसिव एलिमेंट, और ओपन सर्किट के सीरीज में जो पैसिव एलिमेंट होगा वो हमेशा डीएक्टिवेट होता है, क्योंकि उसमें कुछ करंट जाती ही नहीं है ना। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो कुछ भी जाएगा तो फिर डीएक्टिवेट ही हो जाएगा, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज हमारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। मैंने यहाँ पे एक सप्लाई कनेक्ट करी, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी है, बैटरी में दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस। माइनस टर्मिनल में यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस नेगेटिव के कारण क्या होंगे? रिपल होंगे, तो यहाँ से वो भागेंगे। मतलब पहले आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए थे, है ना, उसमें एक फोर्स लगा जो उन चार्ज को चला पा रहा है। तो कहने का मतलब ये वोल्टेज है क्या? वोल्टेज एक फोर्स है जो रुके हुए चार्ज को चला पा रहा है। तो क्या बोलोगे? वोल्टेज इज अ फोर्स विच कैन ड्राइव चार्जेस। जो चार्ज को चला सके वो हमारा क्या होता है? वोल्टेज होता है। या फिर हम वोल्टेज की एक और डिफिनेशन बता सकते हैं, या पोटेंशियल का अलग डिफिनेशन बता सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक चार्ज है जो कि इन्फिनाइट पे है, उसको किसी एक पॉइंट पे लेके आना है, तो जितना भी वर्क डन हुआ एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में, उसी को बोलता हूं आपका क्या? वोल्टेज। मतलब वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, या फिर जूल पर कूलाम होती है। रेंज क्या होती है? मिली वोल्ट, वोल्ट, किलो वोल्ट। अब तो मेगा वोल्ट की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। वोल्टेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीसी एसी, सबको पता है। डीसी मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, एसी मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। डीसी के एग्जांपल क्या क्या हो गया? बैटरी, सेल, सोलर पैनल, डीसी जनरेटर। एसी के क्या एग्जांपल हो गए? अल्टरनेटर, इन्वर्टर, यूपीएस। ये सब आपके एसी वोल्टेज के एग्जांपल हो गए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो इतनी बेसिक चीज आपको पता होंगी, बट एक होता है ना कि सारी चीजें कवर कराने के लिए हम लोग छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर ले रहे हैं। ज्यादा टाइम लगना नहीं है, 5 मिनट पूरा कवर करा दूंगा मैं।
करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। मतलब कुछ टाइम में कुछ चार्ज फ्लो कर गए, उसी को बोल दूंगा आपका क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलता हूं मैं करंट। मतलब I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगर आपने जो पिछला वाला मैंने डायग्राम बताया था, जो आपका कंडक्टर वाला, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ ट्रेवल करते हैं, लेकिन करंट को हम क्या मानते हैं? इसका उल्टा कन्वेंस। मतलब करंट मेरी हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ट्रेवल होगी, ठीक है ना? इससे हम बोल सकते हैं करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है या फिर कूलाम पर सेकंड होती है, ठीक है ना? सर्किट सिंबल ऐसे होते हैं डीसी और एसी। एग्जांपल क्या है? करंट मिरर एसी का एग्जांपल है, डीसी का एग्जांपल है बीजेटी और ओपेन, ये सब डीसी एग्जांपल हो गए। एसी का क्या हो जाएगा आपका? करंट सोर्स इन्वर्टर, फीडर और लाइन, है ना? फीडर लाइन। फिर बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करेगी, ठीक है ना? मतलब जो भी करंट के फ्लो को अपोज करे वो आपका रजिस्टेंस होता है। रजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल, कि किस मटेरियल का बना है। कार्बन का बना है, सिरेमिक का बना है, नाइक्रोम का बना है, मैग्नीज का बना है, किस मटेरियल का बना है, उस बेस पे हम रजिस्टेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। यूनिट ओम होती है या वोल्ट पर एम्पियर होती है, इतना पता होगा, है ना? हमारे रेजिस्टेंस के लिए जो ओम्स लॉ है वो दो प्रकार के ओम्स लॉ। पहला है J इक्वल टू सिग्मा ई, और इसी से आपका डिराइव हुआ V इक्वल टू आई आर, ठीक है? किसी भी एक मटेरियल है, उसका जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है मेरे पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी मतलब रो है, ठीक है ना? रेजिस्टिविटी हमेशा किसी भी मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो उस मटेरियल का जो मतलब उस जो हमारे पास एलिमेंट है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन ए। रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, और ए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। रो की जो रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालेंगे? आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो रो बराबर कितना हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो ओ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर आपकी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। कंडक्टिविटी हमेशा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी हो जाएगी? आप इसका उल्टा कर दो तो मो पर मीटर, ठीक है? हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है? वो हमेशा 500 ओम से लेकर 1000 ओम के बीच में होता है। ये प्रश्न कभी पहले बना हुआ है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा पे जो पहले टेम्परेचर कितना R0 रेजिस्टेंस है, अल्फा इज मेरा क्या यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरा कितना रेजिस्टेंस होगा वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो RT पर कितना हो जाएगा? R0 1 प्लस अल्फा टी। या फिर ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ जब मुझे ये बताना हो कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे RT1 है, तो किसी दूसरे टेम्परेचर पे T2 टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होगा, वो बताने के लिए मैं इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकता हूँ। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर ऑल कंडक्टर्स, लेकिन इसी अल्फा की वैल्यू निगेटिव हो जाती है जब हम किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं। तो बट एक बात रेजिस्टेंस के बारे में हमेशा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जो है ना, तो उसमें आप याद रखिए कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो कैसी होती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ोगे तो हर एक मटेरियल डिग्रेड होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, बट जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना? एक इंसुलेटर है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, बट आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होने लग जाएगा। मतलब हर एक मटेरियल जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसकी प्रॉपर्टी डिग्रेड हो जाती है। एक प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में बनता है, उसको भी मैं यहाँ पे करा के दिखाना चाहूंगा आपको। बहुत फेमस क्वेश्चन बन गया आजकल। तो जैसे कोई एक मटेरियल है, बोलता है कि उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, उसको ऐसे खींच रहा हूँ कि इसकी लेंथ क्या हो जाए? डबल हो जाए। जब लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो क्या बोलोगे? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या आपका? इसका क्या कर दोगे आप? एन स्क्वायर, है ना? तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये आप इसको करके देख लीजिएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। इसको जब मैं स्ट्रेच करूंगा, ऐसा स्ट्रेच कर रहा हूं कि जो इसकी लेंथ वो 2L हो जाए, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। हमको पता है कि आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी स्ट्रेच कर लो, उसका वॉल्यूम तो सेम होगा। जो पहले वाले का वॉल्यूम था वो अभी भी उतना ही रहेगा। मतलब A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2, है ना? अब ये समझो कि आपने लेंथ को डबल किया, L1
यहाँ पे क्या 2L1 हो जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड वाले केस में लेंथ को डबल कर लिया, तो एरिया तो आपका हाफ हो जाएगा ना, है ना, एरिया हाफ हो गया। तो जब आप रेजिस्टेंस निकालने जाओ तो कितना हो जाएगा, R2 बराबर रो L2 अपॉन A2। L2 कितना है 2L1, एरिया आपका हाफ हो गया है, तो कितना हो जाएगा 2 बजाकर 4 हो जाएगा। तो आपका जो रेजिस्टेंस हो कितना हो जाएगा 4 टू द 8, 8 ओम हो गया। इसका शॉर्टकट क्या बनेगा हमारे पास, कि जैसे आपका लेंथ को आपने क्या किया, डबल किया था ना, तो आपका जो पहले का रेजिस्टेंस है R1 वो आपने लिख लिया, इनटू से मल्टीप्लाई करना है किसका, कितने टाइम्स आपने इसको लेंथ को बढ़ाया। जैसे मान लो आपको बोला है कि 2 टाइम्स आपने लेंथ को किया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, तो आपका जो आंसर है 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। इंडक्टेंस के बारे में बात की जाए तो इंडक्टेंस भी हमारी क्या एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की, इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी, एनर्जी को स्टोर करने की, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने की। इंडक्टर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कोर मटेरियल, जैसे रेजिस्टेंस को हमने किस बेस मटेरियल डिफाइन किया था, वो किस मटेरियल का बना है, वैसे हम इंडक्टर में डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन कोर मटेरियल, किस मटेरियल का कोर बना है, सिलिकॉन स्टील है, माइल्ड स्टील है, एयर कोर है, सीआरजीओ स्टील है, किस प्रकार का कोर वहां पे यूटिलाइज हुआ। ओम्स लॉ सबको पता होगा, साइन इक्वल्स टू एल आई, साइन यहाँ पे आपके पास क्या फ्लक्स लिंकेज है, एल इंडक्टेंस है, आई आपके पास करंट है, वी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये आपका ओम्स लॉ दो जो इंडक्टर के लिए बनते वो हो गया। वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन होता है इंडक्टर और कैपेसिटर में, वो एक बात देख लो, है ना। एक इंडक्टर है, यहाँ पे करंट आई टी जा रही है, इसकी वैल्यू एल है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या है, वी ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका v की वैल्यू क्या होगी, v ऑफ टी बराबर, जो कि ओम ने बताया एल डी आई अपॉन डी टी, सबको पता है। और यहाँ पे अगर i ऑफ टी बता तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या जाएगा 1 अपॉन एल, क्या जाएगा 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से t v ऑफ टी डी टी। तो ये आपका हो जाएगा v ऑफ टी और i ऑफ टी का फॉर्मूला। याद रखिएगा, आपका किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला करंट के टर्म्स में और करंट का फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में पता होना चाहिए। मैं चाहूं तो इंडक्टर की यूनिट भी निकाल सकता हूं, यहां से निकाल सकते हो, एल बराबर कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो यहां से एल क्या हो जाएगा v डी टी अपॉन आई, तो वोल्ट एम्पियर, सॉरी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा एक बात और है, मेरे पास एक कोर है, ठीक है ना, जिसकी परमेबिलिटी कितनी है, म्यू आर है, ठीक है, लेंथ इसकी जो एक्टिव लेंथ है वो एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है ना, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने एन है। तो इसका इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। म्यू नॉट क्या आपकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 हेनरी पर मीटर, ठीक है ना, ये आपकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी हो गई। म्यू आर होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि हमेशा डिपेंड होती है किस मटेरियल का कोर इसका बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड होगा रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। कोई पूछे कि परमेबिलिटी की यूनिट क्या हो, क्या बोलोगे, हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये मैंने बताया यहाँ पे हेनरी पर मीटर। फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, ये भी किसी मैटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसके पास भी एक प्रॉपर्टी है एनर्जी को स्टोर करने की, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। हम कैपेसिटर को क्लासिफाई करते हैं किस बेस पे, कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसमें हमने कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया, इस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। मतलब दो प्लेट के बीच में हमने माइका लगाया है, क्वार्ट्ज लगाया, पेपर लगाया, किस प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने प्लेस किया है, उस बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। कैपेसिटर के केस में भी दो ओम्स लॉ है, पहला है Q इक्वल टू CV और दूसरा है I इक्वल टू C dV अपॉन dt। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके दो ओम्स लॉ हो गया। अच्छा, वोल्टेज और करंट में रिलेशन, ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर है, ये आपका I ऑफ टी है, ये आपका V ऑफ टी है। तो यहाँ पे I ऑफ टी का फॉर्मूला सबको पता है, कितना होता है C dV अपॉन dt, यहाँ पे बताया, ओम ने बता दिया था। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वोल्टेज, तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी, यहाँ पे कर दिया मैंने, देखो 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी, ये आपका वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होती है, फैरेड एम्प सेकंड पर वोल्ट। कैसे, आई इक्वल टू सी डी अपॉन डी टी होता है, तो यहाँ से सी कितना हो जाएगा, आई इंटू डी टी, मतलब एम्प सेकंड पर वोल्ट, इसकी यूनिट हो जाएगी।
आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। जैसे दो प्लेट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस डी है ना, प्लेट का एरिया आपका कितना ए है, और इनके बीच में जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है ना, उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वो कितना एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो उसका जो इस पूरे अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है जो कि डिपेंड करता है उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे। ठीक है, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है प्लेट का, और डी आपका डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच की। फिर बात करते हैं पावर। पावर हमारा होता क्या है, पावर एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं पावर। P इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। एक एचपी में कितने वॉट होते हैं, 746। याद रखिएगा, ये ब्रिटिश वाला हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 एचपी में 746 वॉट ही होंगे, और यही आपको आंसर टिक करना जब कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो P इक्वल टू कितना होता है, डीई अपॉन डी टी, या फिर इसको DWT अपॉन डी टी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एक काम कर दूं, DW से मल्टीप्लाई कर दूं, DT से DQ से मल्टीप्लाई कर दूं, DQ से डिवाइड कर दूं, ये DQ से मल्टीप्लाई DQ से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, DW अपॉन DQ, ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज, और DQ अपॉन DT क्या बन जाएगा, करंट। तो पावर वाला कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट। रजिस्टर केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू VI I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में एवरेज पावर हमेशा जीरो होती है, ये पता होना चाहिए, बट हम लोग चाहें तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू VI, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दो, L डी आई अपॉन डी टी इंटू आई। ठीक, वैसे हम कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप I की वैल्यू पुट कर दो, V इंटू सी डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, फिर बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, हमारी कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, हम कुछ काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, मतलब आपका इंटीग्रल ऑफ पावर। याद रखना, एनर्जी हमेशा क्या है, इंटीग्रल ऑफ पावर। तो हमारा इक्वल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन पीडीटी, ये हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, जूल या फिर वॉट सेकेंड। 1 किलोवाट पावर में कितने होते हैं, 1000 वाट आवर होते हैं, सब पता है। एक यूनिट भी हम इसको बोलते हैं, जो हमारे घर में बिल आता है ना। रजिस्टर के केस में आपको पावर का फॉर्मूला पता था ना, बस आप वहां पे टी लगाते जाओ। जैसे आपका एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा रजिस्टर के केस में, बड़ा आसान है। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी इंटू आई इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम करना है आपको बस। तो ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया फॉर रेजिस्टेंस। इंडक्टर के केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बहुत ही नोन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हमारे कैपेसिटर में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। आप ये दोनों फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, साइन आई अपॉन 2, ये भी सेम फॉर्मूला ही है, बट ये ज्यादा फेमस फॉर्मूला नहीं है, ये आपका बहुत फेमस है, हाफ एल आई स्क्वायर। वो फॉर्मूला भी सेम बना ना यहाँ पे, इसको आप क्या कर दो, आई को आई इंटू आई कर दो, तो कितना हो जाएगा, साइन बन जाएगा एक, तो साइन आई अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे कैपेसिटर में क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला, या दूसरा बन जाएगा यहाँ पे तो क्या कर दो, V को अलग कर दो, तो Q इक्वल टू करता है CV बनता है, तो क्या बन जाएगा QV अपॉन 2, QV अपॉन 2, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी टॉपिक था उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, मेश, नोडल, है ना, नोड, लूप, इंडिपेंडेंट लूप, डिग्री, है ना, ब्रांचेस, फिर वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, पावर, एनर्जी, सारी जितने भी टर्म्स हैं उन सबका मैंने बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बता दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।